आर स्टोरीज हिंदी। प्लीज सब्सक्राइब। श्रीरंग नाम के एक गांव में गोविंद नाम का एक किसान रहता था। उनके 3 बेटे थे, रामू, श्यामू, लखन। जब उनके बेटे छोटे थे तभी उनकी पत्नी लक्ष्मी की बीमारी से मृत्यु हो गई। तभी से गोविंद उनके परदादा के समय के घर में रहते हुए उनके 2 एकड़ खेत में व्यवसाय करके बच्चों के साथ उनकी जमीन को 4 एकड़ और बढ़ा दिया। उनके तीनों बेटों में से सबसे छोटा बेटा लखन बहुत ही मासूम था। किसी की भी बात मान लेता और कड़ी मेहनत करना उसका स्वभाव था। रामू और श्यामू कामचोर और कपटी थे। एक दिन खेत जाते समय गोविंद रामू और श्यामू से, रामू, श्यामू, मेरी उम्र हो रही है। पहले जैसे मैं अभी खेत में काम नहीं कर पा रहा। मजदूरों को लगाने के पैसे नहीं है। छोटा भाई घर के काम देख लेगा। तुम दोनों मेरे साथ खेत आओगे तो अच्छा होगा। बाप रे, इतनी धूप में मैं खेती का काम नहीं कर सकता पिताजी। चाहे तो शामू को लेकर जाइए। बाप रे, मुझसे तो बिल्कुल नहीं होगा। पिताजी, इतनी मेहनत आखिर किस लिए? खेत को किराए पर दे दीजिए ना। इतनी मेहनत की क्या जरूरत? किराए पर देंगे तो क्या मिलेगा? सूखे घास के अलावा। किराए पर देता तो तुम्हें पाल पोस कर बड़ा कर पाता मैं। 2 एकड़ जमीन को 4 एकड़ कर पाता मैं जब तक हूं तुम्हें मेहनत का दर्द पता नहीं चलता। खैर, तुम्हारा रोना है तो तुम रो। भले ही तुम दोनों जिम्मेदार नहीं हो, पर मैं घर का मुखिया हूं तो मुझे तो खेत में जाकर मेहनत करनी ही पड़ेगी। इसके बाद गोविंद ने लखन को बुलाया। रुकिए पिताजी, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तुम आके क्या करोगे? तुमसे क्या होगा? क्यों नहीं पिताजी, आप खेत में ज्यादा मेहनत ना करें इसलिए खेत में हर काम में आपको सहारा दूंगा पिताजी। और क्या? ठीक है, तेरी मर्जी, चलो। गोविंद अपने कंधे पर हल रखते हुए खेत की तरफ जा रहा था और लखन भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। उन्हें खेत जाते हुए रामू और श्यामू देखते हैं। अरे भाई श्यामू, पिताजी को हम चाहे कुछ भी बोल दें, उन्हें समझ में आता ही नहीं है। अच्छे से खेत को किराए पर देकर घर पे आराम से बैठकर भी तो खा सकते हैं ना। इतनी तेज धूप में काम करने की क्या जरूरत है? पता नहीं भाई, कभी जाने की इच्छा हुई तो चले जाना। मैं तो इस खेत में पैर भी नहीं रखूंगा। ठीक कहा तुमने, कल सुबह पिताजी चले गए तो खेत को किराए पर दे देंगे। सही कहा आपने, पर हमारा मूर्ख छोटा भाई लखन राजी होना चाहिए, नहीं तो पिताजी के साथ उसको खेत जाने में काम की आदत हो जाएगी। समझ रहे हो? नहीं तो वो पिताजी को बता देगा। उसकी राजी किसे चाहिए? नालायक कहीं का। चुपके से उसे धोखा देकर संपत्ति अपने नाम ही लिखवा लेंगे ना। वो राजी होगा क्या भाई? उसके अंदर इतनी बुद्धि कहाँ है रे पागल। उसकी शक्ल के हिसाब से ये 2-4 दिन में टूटने वाला घर उसके नाम पे हम कर देंगे, वो खुश हो जाएगा। पिताजी इसके लिए राजी होंगे? अभी पिताजी से इस बारे में कुछ भी बात नहीं करेंगे। बात करेंगे भी तो वो बिल्कुल राजी नहीं होंगे। वैसे भी उनके मरने से पहले संपत्ति बांटने की बात आएगी तो वो मना कर देंगे। तब तक तुम कुछ भी बोलना मत, ठीक है? ठीक है भाई, जो तुम बोलो। समय का चक्र आगे बढ़ चुका था। उसको किसी के विचारों या षड्यंत्रों से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन रामू और श्यामू को जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ गया। गोविंद बहुत तेज बुखार से बिस्तर पर पड़ा हुआ था। गोविंद ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटा, ये जहरीला बुखार मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। मानो मुझे अपने साथ ले जाने आया हो। मेरे रहते तुम तीनों आपस में संपत्ति बांट लेते तो अच्छा रहता। मैं एक वसीयत लिखूंगा ताकि 4 एकड़ जमीन और ये घर तुम्हारे बराबर हिस्से में आ जाए। तुम्हारा छोटा भाई लखन थोड़ा मासूम है, उसका थोड़ा ध्यान रखना तुम। यह कैसे चलेगा पिताजी? मुझे और शामू को 2-2 एकड़ का खेत लिख दो। हम खेत में काम नहीं कर सकते। खेत किराए पर देकर बाजू के गांव की किसी लड़के से हमारी शादी करवा दो। हम दोनों गृहस्थियों के साथ खुशी खुशी रह लेंगे। हाँ पिताजी, वो आपकी याद में इस घर की पूजा करते हुए किसी लड़के से शादी करके यहीं सोएगा। इसके अलावा हम इस नालायक को बिल्कुल सहन नहीं कर सकते। अरे बेटा, तुम्हें पता है वो तुम्हारा छोटा भाई है। इस तरह मेरी आंखों के सामने ही अन्याय करोगे क्या? बेहतर होगा हम जैसा कह रहे हैं आप वैसा कर देंगे। तो आप अपने हाथों से कर दो, नहीं तो आपके जाने के बाद हम खुद ब खुद कर ही लेंगे। पिताजी, संपत्ति के लिए झगड़े किस लिए?
जैसा भाई बोल रहे हैं वैसा कर दो। बिना जायदाद, संपत्ति और आय के तुम अपना जीवन कैसे गुजारोगे? गांव में भीख मांग के जी लेगा। हमने जैसा कहा वैसा कर दो, अच्छा रहेगा आपके लिए। इतना कहकर रामू और श्यामू वहां से चले गए। गोविंद लखन की तरफ उदास होकर देखने लगा। बेटा, पता नहीं तुम्हारे दोनों भाइयों को क्या हो गया। अपने छोटे मासूम भाई को दोनों धोखा देना चाहते हैं। पिताजी, किसको धोखा देना है वो तो भगवान ही जानते हैं। होगा वही जो मेरे नसीब में लिखा हुआ है। वो जैसा बोल रहे हैं आप कर दो। मैं जैसे कहता हूँ तुम वैसा करो। वहाँ ऊपर एक पुराना बक्सा रखा हुआ है। मेरे जाने के बाद कभी तुम्हें कोई कठिनाई आए तो वो निकाल लेना। और तुम अपनी मामा की लड़की वासंती से शादी करना। वो बहुत समझदार लड़की है और वो हर काम में तुम्हारी मदद करेगी। मैंने तुम्हारे मामा से भी बात कर ली है, वो राजी है। ठीक है पिताजी, बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। अगले ही दिन रामू ने संपत्ति बांट दी और उसी रात उसकी मृत्यु हो गई। गोविंद के अंतिम संस्कार के तौर पर रामू और श्यामू खेत के दस्तावेज लेकर घर से निकल गए। समय आगे बढ़ गया। 3 साल बाद लखन ने बासंती से शादी कर ली और उसे घर ले आया। घर आते ही वासंती घर को सफाई करके लखन को अच्छा भोजन बनाकर खाने को दिया। भोजन परोसने के बाद, सुनिए, मेरे पापा ने सब कुछ बताया था, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने क्या किया, विस्तार से बताओ। अरे, अच्छे खासे फसल देने वाले खेत को तो आपने भाइयों को दे दिया और कल परसों टूटने वाले इस घर को आपने ले लिया। भला इतनी मासूमियत क्यों? मेरे भाइयों के बारे में तुम नहीं जानती। उन्होंने पिताजी को बहुत तंग किया था, पर कोई बात नहीं। देवता के समान तुम मेरे साथ होना। हम हमारे घर के खाली जगह में सब्जियां और फल उगाकर अच्छे से जीवन व्यतीत करेंगे। ठीक है जी, जैसी आपकी मर्जी। उसी दिन वासंती और लखन ने घर के पिछवाड़े को साफ करके वहाँ पर सब्जियाँ और फूलों के बहुत सारे पौधे लगा डाले। 1 महीने में ही उनके फल आने पर उन्हें उचित मूल्य पर बेचने के कारण पूरे गांव के लोग लखन के पास सब्जियाँ और फूल खरीदने आने लगे। लखन और वासंती खुशी से जीवन जीने लगे। खेत के कागजात लेकर अलग होने वाले उनके भाई रामू और श्यामू को खेत किराए पर देकर शहर जाकर विलासिता की जिंदगी जीने की आदत पड़ गई थी। उस साल बारिश ना होने की वजह से फसल ना आने से आय में बहुत कमी आ गई। सभी किसान खर्चे की मांग कर रहे थे। उन्हें कोई राह नहीं दिख रहा था। उधर गांव में उनका छोटा भाई अच्छे से जी रहा है, ये सुनकर वो उसके पास जाते हैं। अरे लखन, पिताजी ने मृत्यु के समय तुम्हें किसी बक्से के बारे में बताया था क्या? कहाँ है वो? भैया, उन्होंने बताया तो था, पर मैंने अभी तक देखा नहीं। ये सुनकर रामू पूरे घर में उस बक्से को खोजने लगता है। उस छोटे बक्से को खोलकर देखता है तो उसमें सिर्फ कंकड़ होते हैं। वो लखन पर चिढ़कर कहता है, तेरी शक्ल के हिसाब से ये कंकड़ी जवाहरात है, इसे बेचकर जी ले। क्या जी, ये क्या है? ये बक्सा पूरे कंकड़ से क्यों भरा हुआ है? कुछ नहीं वासंती, मृत्यु के समय पिताजी ने बताया था मुझे इसके बारे में। कहा था कठिनाई के समय खोल लेना। ऐसा क्यों? क्या ये सिर पर मारने के लिए है? इतना कहकर वो उस बक्से को उठाकर बाहर फेंक देती है और उससे बहुत सारे गहने बाहर निकल आते हैं और उसमें एक कागज भी होता है। उसे निकालकर पढ़ने लगती है। बेटा लखन, तुम्हारे भाइयों के परिवर्तन मैं पहले से देख रहा हूँ। मैं ये जवाहरात तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, तुम इनसे खुशी से जी लेना। वो खत पढ़कर बासंती खुश होकर लखन से, सुनिए जी, पापा की सोच तो पहले से ही बहुत अच्छी थी, अब हमारी सारी कठिनाई दूर हो जाएगी। ये कहकर रामू और श्यामू ने जो जमीन घाटे में बेचा था उसे वासंती ने खरीद लिया। इतना ही नहीं, पुराना घर तोड़वा कर नई इमारत बनवा ली। रामू और श्यामू को लगा कि कहीं उसके भाई को कोई खजाना तो नहीं मिल गया। ये देखने के लिए एक दिन वो उसके घर गए। दरवाजा खोलते ही उन्हें वहाँ बासंती दिखी। उसके बाद, वासंती, हमें अपने भाई को धोखा देने का दंड मिला है। हम सड़क पर आ गए हैं, तुम ही हमारी मदद करो। हाँ भाई, अब तुम ही हमारा एकमात्र सहारा हो। जिस भाई के साथ इतना बुरा अन्याय किया
उसके घर किस मुंह से आए हो? तुमने जो धोखा दिया उसका फल भुगतना पड़ा है। बाहर निकलो यहाँ से और दोबारा यहाँ आने की कोशिश मत करना। ये कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। दोस्तों, तो देखा आपने, धोखा कभी भी हमेशा के लिए नहीं रहता, लेकिन ईमानदारी हमेशा रहती है। हमारी कहानी देखने के लिए धन्यवाद। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।